सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए गौरव यश हाजिर हैं। चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं। तो हमने टंग अच्छे से पढ़ लिया था और टंग के बाद हमने और क्या पढ़ा था? टंग के बाद हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ने के बाद हमने म्यूकोजा शब्द का एक जगह यूज देखा। तो म्यूकोजा मैंने बताया था कि इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो सबसे पहले उन लेयर्स को पहचान लेते हैं। तो टॉपिक होगा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। हिस्टोलॉजी पता है क्या होता है? व्हाट इज हिस्टोलॉजी? तो हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यू। और अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज बाइचैट। बाइचैट फादर ऑफ हिस्टोलॉजी थे। अब अगर मैं एलिमेंट्री कनाल यानी आहार नाल के किसी भी एक सेक्शन से पूरे एक एक लेयर्स को स्टडी करवाऊं आपको, तो ये है आपका बाहर वाला लेयर। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये बाहर वाला लेयर है, ठीक है। उसके बाद अंदर वाला लेयर है ये। उसके बाद ये तीसरा लेयर है। तो दिस इज कॉल्ड सेरोसा। SEROSA। This layer is called muscularis. MUSCULARIS। इसके बाद अंदर वाला जो ये लेयर होता है इसे हम कहते हैं म्यूकोजा। This layer is called submucosa। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो ऐसी होती है। ऐसा होता है लेयर। तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं? म्यूकोजल लेयर कहते हैं। इसे हम म्यूकोजा कहते हैं। MUCOSA। तो अगर बाहर से अंदर तक के लेयर्स को अगर हम देखें, बाहर से अंदर तक के लेयर्स को अगर हम देखें, तो ये सबसे बाहर वाला लेयर है विच इज कॉल्ड सेरोसा। दिस इज सेरोसा। This is the serosal layer. Then we have this muscularis layer.
दिस इज सब मस्कुलरिस लेयर। उसके बाद जो तीसरा लेयर है दैट इज द सब म्यूकोजल लेयर, दिस इज द सब म्यूकोजल लेयर। और जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसे हम कहते हैं म्यूकोजल लेयर। अब आपको क्लियर होगा कि जब आप खाना खाते हैं ना, जब आप खाना खाते हैं तो जो फूड है वो यहां से जाता है, दिस इज द फूड कनाल या आपका एलिमेंट्री कनाल। तो इसके अंदर से खाना जा रहा होता है, ये अंदर से खाना जा रहा होता है। अब सवाल है कि सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा ये तो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। एलिमेंट्री कनाल यहां से स्टार्ट हो रहा है या यहां से लेके एनस तक खत्म हो रहा है। तो कहां, क्या हर जगह सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा है? तो जवाब है नहीं, हर जगह सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा नहीं है। तो कहां है और कहां नहीं है एक एक करके सबसे पहले पढ़ लेंगे। सेरोसा की अगर मैं बात करूं, सेरोसा की अगर मैं बात करूं तो ये कहां कहां मौजूद है भाई? तो ये ईसोफेगस में, स्टमक में, डुओडेनम में, जेजुनम में और इलियम में। ठीक है, अगर ईसोफेगस में मैं बात करूं, ईसोफेगस में अगर मैं बात करूं कि सेरोसा है या नहीं है, सेरोसा है या नहीं है, स्टमक में बात करूं सेरोसा है या नहीं है, तो वहां पे सेरोसा पूरे तरीके से निर्मित नहीं होती। अगर मैं सिर्फ ईसोफेगस की बात करूं तो ईसोफेगस में सेरोसा इज नॉट प्रेजेंट। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। ये मैं हिस्टोलॉजी की बात कर रहा हूं बेटा, एकदम टिश्यू लेवल पे जाके आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इज प्रेजेंट। और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, एडवेंटिशिया कहते हैं। तो ईसोफेगस की अगर मैं बात करूं तो ईसोफेगस सॉरी, ईसोफेगस में सेरोसा प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद स्टमक की बात करूं यानी अमाशय की, इफ आई स्पीक अबाउट स्टमक, तो स्टमक में क्या क्या मौजूद होते हैं? तो स्टमक में होते हैं फैट्स यानी चर्बी, लिम्फ यानी लसिका, और साथ में कुछ उत्तक यानी टिश्यूज। तो हमारा स्टमक का जो बाहरी वॉल होता है या स्टमक का जो वॉल होता है, स्टमक का जो वॉल होता है सेरोसा के रूप में सबसे बाहरी, दैट इज कॉल्ड ओमेंटम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओमेंटम, ओमेंटम। तो ये पता है आपको किस हिसाब से बता रहा हूं मैं?
ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यही तो पूरा एलिमेंट्री कनाल है। तो ये आउटर लेयर के बारे में बात हो रहा है, ये जो पूरा टॉपिक है ये सेरोसा या आउटर लेयर के बारे में बात हो रहा है। तो ईसोफेगस में सेरोसा प्रेजेंट नहीं है, वहां सबसे बाहरी जो लेयर है, जो ईसोफेगस का जो सबसे बाहरी लेयर है, बाहर से अगर हम फूड पाइप निकालें तो जो सबसे बाहरी लेयर हमें दिखेगा वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा और उसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से जानते हैं। अगर हम अमाशय की तरफ यानी स्टमक की तरफ बढ़े तो स्टमक का जो बाहरी लेयर हमको दिखता है वो चर्बी, लसिका और उत्तक से मिलकर बना होता है और उसे हम एक साथ ओमेंटम कहते हैं। ठीक है ना, मतलब सेरोसा इज एब्सेंट, मतलब सेरोसा का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट है स्टमक और ईसोफेगस में, ध्यान रखिएगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, तो चाहे बात करें हम स्मॉल इंटेस्टाइन की या हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, सेरोसा इज प्रेजेंट, सेरोसा मौजूद होती है, ध्यान रखिएगा। और सेरोसा इसमें भी एब्सेंट है और इसमें भी एब्सेंट है। इनफैक्ट सेरोसा वहां किस रूप में है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के रूप में और यहां फैट लिम्फ और टिश्यू के रूप में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मजा आ रहा है समझने में? चलिए ये तो हो गया सेरोसा के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली लेयर जिसका नाम है मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस, देखो बच्चों, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीबीएस, आपको जब डॉक्टर बनना है ना तो वो डॉक्टर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डालनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि क्या करते होंगे डॉक्टर, नॉर्मल पढ़ाई जैसे हमने किया है, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, बीकॉम, बीए, बीएससी में, वही पढ़ाई उन्होंने भी किया होगा एमबीबीएस में। नहीं, अगर मैं पूरे एमबीबीएस की बात करूं, मतलब एमबीबीएस की बात करूं, तो इसका फुल फॉर्म है मेडिसिने बैचलरेटी सर्जरिका। It is a Latin word, medicine bachelorette सर्जरी के, ये इसका ओरिजिनल फुल फॉर्म है MBBS, जो डिग्री मिलती है आप सबको। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है, बट इसी को हम कॉमनली पढ़ते हैं बैचलर इन मेडिसिन, अंग्रेजी में बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये एमबीबीएस। अब एमबीबीएस जैसे बीएससी में 3 साल होते हैं ना, वैसे एमबीबीएस में ही 3 साल ही होते हैं। एमबीबीएस ऑल्सो हैज 3 years। अब आप कहोगे सर हमने तो 4.5 साल 5.5 साल सुना है, ध्यान से सुनिए। इट हैज 3 years। वन इज कॉल्ड पैराक्लिनिकल, सेकेंड ईयर इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल एंड फाइनल ईयर इज कॉल्ड क्लिनिकल ईयर। तो 3 साल होती हैं एमबीबीएस में, पैराक्लिनिकल, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल, जिसमें ये फर्स्ट ईयर कहलाती है, ये सेकंड ईयर कहलाती है और ये थर्ड ईयर कहलाती है। तो सर 3 साल की होती है क्या? नहीं, पैराक्लिनिकल की जो ड्यूरेशन है, पैराक्लिनिकल की
जो ड्यूरेशन है वो है 12 मंथ्स की। वो कितने की है? 12 मंथ्स की होती है, मतलब 1 साल की। जो प्री क्लिनिकल होती है वो होती है 18 मंथ्स की, और जो क्लिनिकल होती है वो होती है 24 मंथ्स यानी 2 सालों की। ये 1 ईयर, ये 1.5 ईयर, ये 2 इयर्स, तो 2 और 1 3 और 1 4 और हाफ, 4.5 साल। तो 4.5 इयर्स की आपकी पूरी एमबीबीएस होती है अगर ईयर्स में काउंट करोगे। अदरवाइज फर्स्ट ईयर इज ऑफ 12 मंथ, सेकेंड ईयर इज ऑफ 18 मंथ्स एंड थर्ड ईयर इज ऑफ 24 मंथ्स। इसके बाद अगर सब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाए तो फर्स्ट 12 मंथ्स में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। वन इज एनाटॉमी, जिसमें ह्यूमन बॉडी के हर एक स्ट्रक्चर को, हाथ, उंगली, हड्डी, लीवर, हर एक स्ट्रक्चर को काट के पढ़ना है बाय मेथड ऑफ डिसेक्शन। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के हर एक पार्ट के फंक्शन को समझना है, दैट इज फिजियोलॉजी। और इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, बिकॉज आवर बॉडी इज अगेन अ केमिकल, तो केमिकल का स्टडी ऑन आवर बॉडी एंड डिफरेंट रिएजेंट्स, उसके स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट ईयर में बस ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ना होता है पूरे तरीके से, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देन कम्स योर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपको 4 चीजें पढ़नी होती हैं, 4 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मेडिसिन्स। बट येट अगेन 2 डिविजन्स इसमें आ जाती हैं, फार्माको डायनामिक्स एंड फार्माको काइनेटिक्स, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। फार्माकोलॉजी के बाद यू विल स्टडी अबाउट ऑल द डिजीजेस एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट ब्रांच इज पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज। जितनी भी बीमारियां हैं आज तक आज के इस समाज में, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। गॉट इट? उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट दैट यू स्टडी इज कम्युनिटी मेडिसिन। आप एक समाज में हैं, समाज के एक अंग हैं, तो रोजगार की जिंदगी में आपके नॉर्मल कम्युनिटी में जो बीमारियां होती हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, हैजा, ये सारी चीजें, उसका इलाज आपको आना चाहिए, है ना, नॉर्मल पब्लिक को संभालना। तो दैट इज कम्युनिटी मेडिसिन। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज फॉरेंसिक साइंसेज। फॉरेंसिक साइंसेज, जिसमें बम, गोली, तोप, विस्फोटक, एनी ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लोसिव, ऑल काइंड ऑफ एसिड अटैक्स, रेप, है ना, एवरीथिंग, बायोवेपन, हर चीज की स्टडी यहां की जाती है फॉरेंसिक साइंसेज में। ये होता है आपका फर्स्ट 2 इयर्स, द पैराक्लिनिकल एंड द प्री क्लिनिकल ईयर। जब तक आप पैराक्लिनिकल खत्म नहीं कर लेते तब तक यू आर नॉट अलाउड टू एंटर एनी वार्ड। कभी अगर आपके सीनियर्स लेके गए वो अलग बात है, लेकिन हॉस्पिटल में, अपने ही मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में आप वार्ड में जाके पेशेंट से रूबरू नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको पूरी शरीर के ऊपर जो केमिकल के इफेक्ट्स हैं वो नहीं पता, शरीर के हर एक फंक्शन के बारे में नहीं पता, और शरीर का कौन सा हिस्सा कहां है ये नहीं पता। अगर ये तीनों पता है, मतलब आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई and then you enter second year, तो now you can enter a hospital, go and speak to a patient। और सेकेंड ईयर से मैंडेटरी हो जाती है 3 आवर्स की आपकी हॉस्पिटल, जिसमें रेगुलरली आप जाके पेरेंट्स से, जो इन वार्ड पेशेंट्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, आप उनसे जाके पूछते हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे कम उम्र के, जो आके बहुत सारी चीजें पूछते हैं। जब कभी अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए होगे या कोई हॉस्पिटलाइज्ड हुआ होगा तो आपने देखा होगा। तो दे आर जनरली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हु टेक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स,
क्योंकि रोजाना आप अगर 100 पेशेंट्स की हिस्ट्री ले रहे हो और 18 महीने आपको यही करना है, तो आप समझ सकते हो कि हाउ इमेंस नॉलेज यू विल बी हैविंग अगर आप पोटेंशियली इफेक्टिवली अपने उस काम को बड़े ही ईमानदारी से कर रहे होंगे। अगर रोज 100 पेशेंट का आप हिस्ट्री ले रहे हो और वो भी 18 महीने, तो आपके पास एक इमेंस एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बहुत सारी रिपीटेड चीजें आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे कि अच्छा इस बीमारी में ये लक्षण दिख रहा था। उसके बाद होता क्या है, ये जो एक्सपीरियंस आप 18 महीने में लेते हो, उसके बाद ह्यूमन बॉडी में कहां इंजेक्शन लगाना है, किस एंगल पे लगाना है, वेदर इट इज इंट्रामस्क्यूलर, वेदर इट इज इंट्रावेनस, वेदर इट इज सबक्यूटेनियस, चैनल लगाना है ना, यूरोलॉजिकल ट्यूब्स लगाना, नेजोफेरिंगियल ट्यूब्स लगाना, स्टिचेस करना, कट्स करना, इंसिजन करना, क्लोज करना, ये जो सारी चीजें, सर्जन्स नॉट आपको सिखाया जाता है, ये जो सारी चीजें एक एक करके आपको बताई जाएंगी। तो एक तरफ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, दूसरी तरफ आपकी स्टडी जो पहले से आपने ओवरऑल ले ली थी, अब आप इन डेप्थ जाके जितनी बीमारियां हैं वो पढ़ रहे हो, लक्षण आप डायरेक्टली पेशेंट से सीख रहे हो कि अच्छा इस ये डायग्नोज हुआ था और इसको ये लक्षण थे। तो आप जब इस बीमारी को पढ़ते हो तो आपको लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा होता है। एक तरफ आप स्टडी कर रहे हो और दूसरी तरफ आपको लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा होता है। उसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन आप पढ़ रहे हो, तो रोजगार की जिंदगी में होने वाली जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी आप अच्छे से कर पाते हो। इसीलिए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को सीनियर्स के साथ बैठाया जाता है ओपीडीज के लिए, ताकि वो वहां बैठ के सीखें। वो दवाइयां प्रेस्क्राइब नहीं करते, लेकिन बैठे रहते हैं, चीजें सीखते हैं और फिर वो हैंड ओवर कर देते हैं अपने सीनियर को। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या सरकारी संस्थानों में आपने ये भी देखा होगा। वंस यू कंप्लीट दिस 7 topics, 7 subjects in 2.5 years, then starts your Sunday surprise है बेटा, बहुत बढ़िया सरप्राइज है, एंड इट विल बी अ बढ़िया सा इवेंट। आप सभी को आना है और उस 3 घंटे के सेशन में मौजूद रहना है, ठीक है? बिकॉज आप जानते हो हर एक सेशन में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। पैरा क्लिनिकल खत्म, प्री क्लिनिकल खत्म, नाउ स्टार्ट्स योर क्लिनिकल ईयर। क्लिनिकल ईयर स्टार्ट होते ही 12 महीने में आपको 12 डिपार्टमेंट्स में भेजा जाएगा और 12 डिपार्टमेंट्स में आप स्टडी अपनी पूरी करते हो। और वो 12 डिपार्टमेंट्स मैं यहां लिखूंगा, इतना जगह नहीं है, लेकिन आपने नाम सुना होगा न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तो हो गया, यूरोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, आपकी जेरियाट्रिक्स, र्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल एक ही होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक ही होता है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, सर्जरी, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, उसके बाद आपकी ऑन्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन 12 डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होती है और हर एक डिपार्टमेंट में जाके वहां पे आप प्रैक्टिकल सर्जिकल एक्सपीरियंस भी लेते हैं सर्जन्स के साथ इन ओटी, और जो एमडीज होते हैं उनसे सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन साथ साथ बैठ के लेते भी हो। अब लगभग 2.5 सालों में आपको शरीर की हर एक इंफॉर्मेशन पता होता है, हर एक बीमारियां पता होती हैं, हर एक दवाइयां पता होती हैं। तो 3rd ईयर से आप अपने ही हॉस्पिटल में ओपीडीज लेना स्टार्ट कर देते हो, पेशेंट्स को देखना स्टार्ट कर देते हो और हर एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में जाके उससे कंसर्न्ड जो और फर्दर इंफॉर्मेशन हो वो आप लेना स्टार्ट करते हो। वंस योर एंटायर स्टडी इज कंप्लीटेड, 4.5 साल जब आप पूरा पढ़ लेते हो और इनके जो मेडिकल कॉलेज के एग्जामिनेशंस हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर आप वो दोनों क्लियर कर लेते हो तो इसके बाद एक कंपल्सरी मतलब ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय या तरीका नहीं है, कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, रोटेटरी इंटर्नशिप होती है। तो कंपल्सरी ये जो रोटेटरी इंटर्नशिप होती है ये कहां होती है, तो आपके ये जो 12 डिपार्टमेंट्स थे ना, ये जो 12 डिपार्टमेंट्स आपने देखे हैं, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑर्थो एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी, पेडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स, जितने भी आपने देखे,
ये सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी रोटेटरी पोस्टिंग होगी। कहीं जगह जगह 1 ईयर है, कहीं 1.5 ईयर है, कहीं 2 साल भी है, लेकिन मिनिमम 12 मंथ्स की इंटर्नशिप आपको करनी होती है। उसके बाद अब आजकल नया नियम आ गया कि उसके बाद यू हैव टू सर्व 2 ईयर्स इन रूरल, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जाके आपको सर्व करना पड़ेगा एज अ डॉक्टर, क्योंकि 12 महीने की जैसे ही आप इंटर्नशिप खत्म करते हो तो यू विल गेट योर मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि 6 डिजिट का होता है। 6 डिजिट का मेडिकल लाइसेंस नंबर आपको मिल जाता है। एक बार आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया, देन यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक, या फिर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके ट्रीट कर सकते हो। और उसके पहले कि आप अपने किसी क्लिनिक में जाओ और ये करो, अब सरकार ने 2 साल की रूरल भी मैंडेटरी कर दी है। उसके बाद आप फर्दर इसी बीच आप चाहो तो जब इंटर्नशिप आप कर रहे हैं, जैसे आपकी एमबीबीएस की लाइसेंस मिली, आप तुरंत फिर अप्लाई कर सकते हो पीजी के लिए, नीट पीजी। उसके बाद आप एमएस करना है, एमडी करना है, जो भी आपके डिपार्टमेंट आपसे क्लियर होती है एग्जामिनेशन, फिर वो ऐसे ही स्टडीज आगे बढ़ती है। तो आम इंसानों के रेस्पेक्ट में अगर हम सोचें, जो नॉर्मल ऑफिसेज वगैरह, मतलब जिनका प्रोफेशन अलग है, तो बिल्कुल उनके प्रोफेशन की गहनता, उनका डेप्थ अलग है। बट व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट आवर डिपार्टमेंट मेडिसिन, तो बेटा इतना आसान नहीं होता। और ये जो मैंने एक पेज पे लिख दिया, आप सोचिए ये 4.5 साल की मेहनत है, और उन 4.5 साल की मेहनत में एक बच्चा कितना ज्यादा मेहनत करता होगा। तो बेटा ये एक दिन की मेहनत नहीं है, और ये आपकी भी आज 1 घंटे की मेहनत नहीं है। ये रोजाना जो हम 1-1 घंटे दे रहे हैं ना, ये एक दिन आपको सीधे उस एक चाबी के बराबर होगा जो सीधे मेडिकल कॉलेज में आपको एंट्री कराएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, फलाना ढिमकाना, एंड फाइनली होता क्या है, 6 महीने बीत जाते हैं, फिर 3 महीने बीत जाते हैं। तो शेड्यूल हमेशा बदलता रहता है, आपकी प्लानिंग्स बदलती रहती है, एग्जीक्यूशन नहीं होता। बट हमारा क्या रहेगा तरीका, एवरीडे वी विल स्टडी, एवरीडे वी विल एग्जीक्यूट। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर फिजिक्स के बारे में सर, आई गेस फिजिक्स के सर का इंट्रोडक्शन होगा। बिल्कुल, संडे सरप्राइज क्या है बेटा, संडे बहुत जल्दी अभी बहुत सारे आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं और मिलते रहेंगे। आपकी पूरी प्रिपरेशन फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जो स्पेशली 11th में अभी जस्ट एंट्री करे हैं, 11th में आए हैं, अभी एकदम उनकी स्टार्टिंग है, उनके लिए सेपरेट बैच मैं अलग करवा दूंगा। और 12th में जो बच्चे हैं उनके लिए सेपरेट बैचेस होंगी। जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सेपरेट एक पास आउट बैच भी रहेगा। सो वी विल कैटेगराइज, ताकि जिस लेवल में, जिस स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, उस रेस्पेक्ट में वो नॉलेज गेन करते रहें। साथ ही साथ अभी तो जब तक ये सेग्रीगेट नहीं हो जाती, फ्री में ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आनंद से एंटरटेन होते हुए नोट भी करें और सीखते भी रहें, है ना। चलिए, तो हमने इसके पहले क्या देखा, स्टमक और इसोफेगस में ये सारी चीजें देख ली। आगे बढ़े, तैयार है, ये लिख लिया था अपना। एवरेज कितनी देर पढ़नी चाहिए बेटा, कम से कम 14 से 16 घंटे तो कम से कम पढ़नी चाहिए। मतलब अभी नहीं, अभी तो कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे तो पढ़ना जरूरी है, राइट। चलिए आगे करते हैं। अगला लेयर है मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस लेयर के बारे में बात करूं, तो ये खुद अपने आप में बता रहा है कि मैं एक मसल का लेयर हूं। तो इसमें 2 तरह के मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि ये जो आपने मस्क्यूलरिस लेयर दिखाया, इसमें सर्कुलर किस तरफ है और लॉन्गिट्यूडनल किस तरफ है। तो ये आउटर सर्कुलर होता है, आउटर सर्कुलर लेयर होता है,
दिस इज द आउटर सर्कुलर लेयर, दिस इज द आउटर सर्कुलर लेयर, और जो अंदर की तरफ लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। बेटा ऐसा पढ़ाई हमें पढ़ना है, इस तरीके से प्रिपरेशन हमें करनी है, सो दैट पीपल अराउंड जो इधर उधर जो किसी प्लेटफॉर्म या परफेक्ट स्टडी सर्कल के बारे में खुद खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, इधर उधर पैसे बर्बाद कर देते हैं, वो खुद इन सेशंस को देखकर आपके साथ तैयारी करने लग जाएं, है ना। हमें तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है। इनर क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गई। अगर आप साथ मेरे पढ़ रहे हैं ना तो आपको खुद आनंद आ रहा होगा। अगर आप खुद भी कॉपी पे बैठ के ये सारी चीजें बना रहे होंगे तो आपको खुद ही आनंद आ रहा होगा। तो दिस इज आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल, आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल। आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल। और सेरोसा मैंने बताया ही था। ईसोफेगस में आपका इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्टमक में मेड अप ऑफ फैट, लिम्फ एंड टिश्यूज, और बाकी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रोमिनेंट रहती है। प्रोमिनेंट रहने का मतलब एकदम ऐसे दिखती है, ठीक है। अब मस्कुलरिस लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा क्लियर हो गया। तो यहां पे जो हमने लिखा है कि मस्कुलरिस सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, इसमें सर्कुलर इज आउटर पार्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल इज इनर पार्ट, ठीक है। अब अगर मसल है तो मसल अपने चार प्रॉपर्टी के वजह से बड़े अच्छे से जानी जाती है। वो चार प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्साइटेबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कुवत आएगी, इलास्टिक नेचर दिखाने की जो कुवत आएगी, जो एक्सटेंड होने की कुवत आएगी, जो एक्साइटमेंट दिखाने की जो कुवत आएगी, मसल को कहां से मिलेगी? इट इज ड्यू टू दिस वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल विच इज डन बाय आवर ब्रेन, हाँ या ना। तो अगर ब्रेन कंट्रोल करेगा मसल के प्रॉपर्टी को, दैट मींस देयर इज अ नर्व सप्लाई, हाँ या ना। जल्दी से कमेंट में बताइए। सोच के सेशन को फॉलो करिए, है ना, और उसमें सोचिए। जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो उसको सोचिए कि हाँ एग्जैक्टली कैसा है। अगर मसल है, मसल की ये चार प्रॉपर्टी हैं, तो मसल की ये जो प्रॉपर्टी होगी या तो वॉल्यूंट्री या इनवॉल्यूंट्री होगी, तो वो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होगा, हाँ या ना। नितेश कुमार जी, वैसे बढ़िया बढ़िया बेटा। कल के दिन में आप भी जब आओगे तो आपको भी मन करेगा डॉक्टर बनने की। अभी आप क्लास 10th में हो, क्लास 11th में। आपको नहीं पता कि जो बच्चे वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो क्लास 8 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गए बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, बस रोजाना क्लास अटेंड कीजिए। इंफॉर्मेशन कभी कम नहीं होती, इंफॉर्मेशन स्वास्थ्य के लिए कभी कम नहीं होती। तो जल्दी से बताए इसमें कमेंट बॉक्स में कि नर्व सप्लाई होगी कि नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम खाना निगलते हैं तो ईसोफेगस का 3 हिस्सा होता है। एक ऊपर वाला विच इज द नेक पार्ट, तो जब घोंटते हैं, निगलते हैं, तो वहां से खाना यहां आ जाता। लेकिन यहां से नीचे खाना स्टमक में कैसे जाता है? तो वहां ब्रेन ही कंट्रोल करता है वाया अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस में होता है? मसल्स में होता है। मसल्स में क्यों होता है? क्योंकि मसल्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्साइटमेंट, एक्सटेंडिंग, कंट्रैक्शन और इलास्टिक नेचर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज कैसे दिखाई जाएंगी? इफ देयर इज अ नर्व सप्लाई, तो दैट मींस एक नर्व की सप्लाई होगी ही होगी, ये तो गारंटी है। यश शर्मा, हाँ सर होगी नर्व सप्लाई। नितेश कह रहे हैं हाँ सर जी बिल्कुल होगी।
तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नर्व सप्लाई कैसी है, वॉल्यूंटरी है कि इनवॉल्यूंटरी है, तो आपका जवाब क्या होगा? सोच के जवाब दीजिए। अगर मैं बात करूं ईसोफेगस की, अगर मैं बात करूं स्टमक की, अगर मैं बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन की या लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ध्यान से समझिएगा। यश शर्मा कह रहे हैं सर इनवॉल्यूंटरी एक्शन बिलो ईसोफेगस और ऊपर वॉल्यूंटरी। देखो, ईसोफेगस की अगर मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं, अगर मैं मस्कुलरिस में नर्व सप्लाई की बात करूं, इसमें नर्व सप्लाई की बात करूं, तो मस्कुलरिस लेयर के अंदर, इस मस्कुलरिस लेयर के अंदर एक पूरी प्लेक्सस मतलब ऐसे ब्रांच फैली हुई है। एक पूरी ऐसे ब्रांच फैली हुई है। व्हाट इज प्लेक्सस? तो प्लेक्सस के अंदर बहुत सारे ब्रांचिंग्स, उसको एक साथ प्लेक्सस कहा जाता है। बहुत सारे ब्रांचिंग्स को एक साथ प्लेक्सस कहा जाता है। तो ब्लू और ग्रीन से मैंने इसमें अंदर जो बनाया है मस्कुलरिस लेयर में, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये आपको पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व के सप्लाई को दिखा रहा है। मतलब ब्लू को आप सिंपैथेटिक समझ लीजिए, हरे वाले को पैरासिम्पैथेटिक समझ लीजिए। तो मस्कुलरिस लेयर में क्या होता है? एक नर्व सप्लाई है एंड इट इज बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर। बोथ सिंपैथेटिक एंड sympathetic in nature, both sympathetic and parasympathetic in nature. Sympathetic मतलब which is under voluntary control. Sympathetic means under voluntary control, जो इच्छा के अधीन हो। And parasympathetic means under involuntary control. Under involuntary control. Sympathetic means voluntary control and parasympathetic means involuntary control. तो अगर हमारे ईसोफेगस की मैं बात करूं, तो कई बार आपने देखा होगा, आप ये सब फील करने वाली बातें होती हैं। देखो, स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी एंड वॉट एवर यू रियलाइज इज द फैक्ट। तो आपने देखा होगा कि जब ऐसे आप निकलते हो तो कुछ सेक्शन में आप वॉलंटरी एक्शन दिखा सकते हैं, ऊपर वाले सेक्शन में, लेकिन ईसोफेगस का नीचे वाले सेक्शन में आप नहीं दिखा सकते। फिर अगर आप स्टमक की बात करो तो स्टमक को बहुत ही मिनिमल 5 to 10% आप कंट्रोल कर पाते हैं, स्पेशली तब, बताओ कब? चाहे इंटेस्टाइन की बात हो या फिर स्टमक की बात हो, एक ही ऐसा टाइम होता है। सर फिजिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है इसलिए मैं जा रहा हूं। राघवेंद्र सर पढ़ाते हैं। ओके। हाँ, राघवेंद्र सर पढ़ाते हैं, बिल्कुल जाइए आप, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि समझ लो नॉजियाटिक फीलिंग होने लगी आपको। नॉजिया का मतलब क्या होता है? उल्टी जैसा लगना लेकिन उल्टी होना नहीं। उल्टी जैसा लगना लेकिन उल्टी होना नहीं। लेकिन जब उल्टी होती है तो और बहुत ज्यादा उल्टी होने लगे, स्टमक एकदम अपसेट हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो उस कंडीशन में लोग कैसे, तो उस कंडीशन में आप अपने वॉल्यूंटरी एक्शन से भी स्टमक को भी और इंटेस्टाइन को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको कंट्रोल करते हैं। तो हम अपनी आंतों को बहुत ही कम मात्रा से कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द एक्शन इज अंडर इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल। इसका मतलब चाहे वो ईसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ या लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, सभी में जो नर्व सप्लाई है वो कैसा है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। और इस नर्व सप्लाई को इसीलिए हम एक नाम से जानते हैं, और उस नाम को हम किस नाम से जानते हैं? ऑरेबैक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसे भी समझ लो कि ये एक ऐसा प्लेक्सस, मतलब ऐसा एक
कनेक्शन है जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व की वायरिंग दोनों प्रेजेंट है, जिससे मसल किसी भी कंडीशन में कंट्रोल हो जाती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट इज कंट्रोल्ड वॉल्यूंटरली एज वेल एज इनवॉल्यूंटरली। गॉट इट? इसे हम कहते हैं ऑरेबैक प्लेक्सिस। बोलो मस्क्यूलरिस अच्छे से चमका कि नहीं चमका? पूरा चमका कि नहीं चमका? क्लियर है? क्लियर है ना? सभी को क्लियर है? अब देखिए, मस्क्यूलरिस में चाहे वो ईसोफेगस था, चाहे वो स्टमक था, हम चार चीजों के लिए स्टडी करेंगे: ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यही तो एलिमेंट्री कनाल है। पूरे आहार नाल को अगर हम देखें तो पूरी जो कनाल एरिया है वो कनाल लेंथ तो ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ही है। तो ईसोफेगस में सर्कुलर मसल्स होते हैं। जहां जहां मैं ग्रीन एरो ले जा रहा हूं, समझ लेना उनमें वही मसल्स हैं। ईसोफेगस में सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी हैं। स्टमक में सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्गिट्यूडिनल मसल है और सर्कुलर मसल भी है। मतलब चारों में ही सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं, क्योंकि मस्कुलरिस बना ही हुआ है आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल से। लेकिन एक इसमें बात आपको और जोड़ लेना है कि स्टमक में अपार्ट फ्रॉम आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ऑब्लिक मसल भी पाई जाती है ट्रांसवर्सली। ऑब्लिक मसल अमाशय में, यानी हमारा जो पेट है, जिसे आप पेट कहते हो, बहुत लोग तो इसे पेट मानते हैं, बेटा दिस इज नॉट पेट। आपका पेट यहां है। इनफैक्ट पेट वो लोग आप पूरे एब्डोमेन को कहते हो, तो ये पूरा एब्डोमेन इतना रीजन है, ये पूरा एब्डोमेन है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहां है, लार्ज इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे जाती है, नीचे उतरती है और एनस से होकर नीचे निकल जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, पेट ये है, लिवर ये है, ठीक है ना? ऐसे समझना है। तो मस्क्यूलरिस जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कनाल का सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा है, उसमें सेरोसा किस में होता है? तो सेरोसा सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और सेरोसा ईसोफेगस के पार्ट में अगर हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। और अगर मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक इज मेड अप ऑफ फैटी टिश्यूज एंड लिम्फ। ध्यान रखो, ये सब भूलना नहीं है। मस्क्यूलरिस जो हमारा दूसरा लेयर है, जो हमने स्टडी करा है, ये हिस्टोलॉजी हमेशा याद रखिए भाई, ये भूलना नहीं है। सेरोसा बाहर वाला लेयर पूरे तरीके से कंप्लीट, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है एकदम। ग्रीन टिक मार लूं मैं, सभी को क्लियर है? सेरोसा के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मस्क्यूलरिस पे भी ग्रीन टिक मार लूं, कोई दिक्कत नहीं है। मस्क्यूलरिस एक मसल लेयर है, आउटर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल। और सिर्फ स्टमक के केस में एक ऑब्लिक मसल भी होती है। इसके अलावा मस्क्यूलरिस लेयर में जो नर्व सप्लाई है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों है, और उसी को हम एक साथ ऑरिबैक प्लेक्सस भी कहते हैं। उसी को हम एक साथ ऑरिबैक प्लेक्सस भी कहते हैं। अब हम बढ़ेंगे सब म्यूकोजा और म्यूकोजा की तरफ। बोलो क्लियर है ना? ऑब्लिक मसल कैसी होती है बेटा? ऑब्लिक मसल अगर मैं इसी पे बना दूं तो पीले कलर से बनाता हूं ताकि प्रोमिनेंट दिखेगा। ऑब्लिक ऐसे मसल होगी, इस पे ऑब्लिक मसल ऐसे होगी। मतलब अगर पेट होगा तो पेट वाले हिस्से में ऑब्लिक मसल ऐसे होगी। ऑब्लिक मतलब जो टेढ़ा टेढ़ा है, दैट इज ऑब्लिक मसल। गॉट इट? क्लियर है? जल्दी से नोट करिए। ईसोफेगस हो गया, ये मस्क्यूलरिस वाला पार्ट नोट कर लें।
चलो अब सब म्यूकोजा और म्यूकोजा के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। सब म्यूकोजा की अगर मैं बात करूं तो सब म्यूकोजा हैज अ नर्व सप्लाई जिसे हम मेसनर्स प्लेक्सस कहते हैं। मतलब जो ये लेयर है, ये जो लेयर है, इसके अंदर भी जो सप्लाई है, इसके अंदर भी जो सप्लाई है नर्व की, वो कैसी है? सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों है। और इस नर्व सप्लाई को हम मेसनर्स प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। मेसनर्स प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। तो दिस नर्व सप्लाई इज मेसनर्स प्लेक्सस। इसे हम क्या कहते हैं? मेसनर्स प्लेक्सस कहते हैं। अब बच्चों इसके बाद आपके आयुषी मैम की क्लास का टाइम भी हो चला है, तो अब जल्दी से मैं इसे खत्म करूंगा ताकि उनकी क्लास स्टार्ट हो पाए। तो दिस इज मेसनर्स प्लेक्सस, और मेसनर्स प्लेक्सस में भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई है। और जो लास्ट लेयर है सबसे अंदर वाला, दैट इज म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर सिक्रीट्स म्यूकस, और सब म्यूकोजल लेयर की एक खासियत और होती है कि इनमें ब्रनर्स ग्लैंड होती है। ब्रनर्स ग्लैंड होती है, ठीक है। इसके बारे में और बातें बताऊंगा। और म्यूकोजल लेयर इज मेड अप ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल एपिथीलियम की बनी होती है म्यूकोजल लेयर। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल एपिथीलियम की बनी होती है म्यूकोजल लेयर, और ये सब म्यूकोजा की बात है। इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन अब कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में, ठीक है। कल के सेशन में फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो इवेंट आप देख लेना और बाकी की बातें अगले क्लास में। एंड अब आप रेडी हो जाइए आयुषी मैम की केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। डू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइज।